इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों सबसे चलो बाद में बात कर। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ चार्जेस क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होता है? हम्म। है, ठीक है। और कुछ? और कुछ इसके अलावा? या तो बेटा आप इधर आ जाओ। हाँ, पॉजिटिव चार्ज बेसिकली प्रोटॉन को बोल सकते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी आऊंगा अभी मैं। तो आप बेसिकली प्रोटॉन को बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आप बेसिकली इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं, इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड इट्स यूनिट इज कूलम। क्लियर? बच्चों चार्ज कम ज़्यादा हो सकता है क्या? और अगेन मैं बात करूं चार्ज होता क्या है, तो बेटा ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे मास क्या होती है आप एक्सप्लेन कर सकते हो? बस मास होती है, ऐसा कुछ जानते हो? ऐसे ही चार्ज भी होता है, दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज रहेगा तो रहेगा ना इससे प्लस ना इससे माइनस। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। बोलो ये बात क्लियर है? क्लियर? अच्छा, हर एक चार्ज एक मास होगा, ये बात सच है? एवरी चार्ज हैज अ मास? क्या एक्साइटमेंट बचा के रखो, चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं अपन कि क्या हर एक चार्ज मास होगा? डेफिनेटली मास तो होगा ही होगा, बिना मास के वो चार्ज कैसे बियर कर सकता है? चार्ज बियर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, आपने पढ़ा है 9 × 10⁻³ किलोग्राम, है ना? तो मास तो डेफिनेटली होगा। दूसरा, क्या हर मास चार्ज होगा? ओवरऑल बॉडी पे जरूरी नहीं है कि हर एक मास चार्ज हो। बोलो इतनी फंडामेंटल चीजें क्लियर है? थोड़ा बहुत और चीजें बात करें। चार्ज को क्या क्रिएट कर सकते हैं अपन? चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में जितना भी टोटल चार्ज है वो उतना ही रहने वाला है, ना तो कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। अगर मान लो इस पूरे यूनिवर्स का, मैं एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि 5 कूलम चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव में, तो इसका मतलब बेटा आप चाहे कुछ भी कर लो, यूनिवर्स का ओवरऑल चार्ज फिक्स। मतलब समझो इसका क्या कहना है। मान लेते मेरे पास एक एटम है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम है बच्चे, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। ये बन गया O-2, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, -2 आएगा, +2 आएगा। ठीक है, ओवरऑल चार्ज कितना बचा? ना पहले ओवरऑल चार्ज कभी चेंज, ये चीज भी समझ। चार्ज कैसे बढ़ेगा? यूनिवर्स बढ़ रहा है मतलब वो तो वैक्यूम। मास एक्सपेंड हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात पूछ कि अर्थ अगर यूनिवर्स एक्सपेंड भी कर रहा है तो क्या मास इंक्रीज कर रहा है इसका? अगर मैं इसको आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन से भी बोलूँ तो एनर्जी से मास बन रहा है, मान लेते हैं 1 मिनट, ठीक है, तो एनर्जी लॉस हो रहा है। ओवरऑल चीज़ें तो कम चेंज नहीं हो सकती ना, या तो एनर्जी कम होगी या मास कम होगी, दोनों में से एक चीज़ होगी। वही चीज़ यहाँ पर है, चार्ज ओवरऑल हमेशा फिक्स रहने वाला है। क्लियर? ठीक है, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो हम कैसे पता करेंगे इस बॉडी पे चार्ज है? तो इसके लिए एक डिवाइस बनाई जाती है जिसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, जानते हो?
फिजिक्स लैब में गए होगे तो एक अजीब सा मटका सा रखा हुआ देखा होगा ऐसा। ठीक है बेटा, ये एक ग्लास की मतलब मटका है आपका, सर जो भी, इसके अंदर आपका एक रॉड लगा होता है, कंडक्टिंग रॉड होता है, और इसके नीचे एक्चुअली में तो गोल्ड लीव लगाई गई थी, लेकिन आपके स्कूलों में एल्यूमिनियम की लीव लगी। ठीक है, रीजन ऑब्वियस है, गरीबी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में गोल्ड लीव लगाई गई। अब यहाँ पर मान लो मैं कोई भी एक चार्ज लेकर आता हूँ, सबसे पहले एक चार्ज लेकर आता हूँ और मैंने इसके अंदर डाल दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, तो क्या ये इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा? अंदर वैसे तो पूरा वैक्यूम है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इन पे आ गया तो क्या होगा? सबको पता है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये पता है, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? क्लियर? अब एक मिनट के लिए सोचो, मैं इसके पास एक रॉड लेके आ रहा हूँ, वो रॉड नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसके पास लेके इसको टच नहीं किया मैंने, नेगेटिवली चार्ज, क्या होगा इससे? नहीं, नेगेटिव चार्ज मैंने इसके टच थोड़ी किया। देखो एक्चुअली में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। तो बेटा ये धीरे धीरे थोड़ा सा पास आ जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा चार्ज चला जाएगा, थोड़े चार्ज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो बेटा ये थोड़ा सा पास आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक रॉड लेके आता हूँ और ये पास में आ जाते हैं, तो कैसा रॉड लेके आया था मैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? और अगर पॉजिटिव लेके आता हूँ तो कैसे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ इसको पुश करेगा और पॉजिटिव चार्ज को, और फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा और दूर हो जाएगा। इजी है इसको जज करना, चार्ज कैसा है। यहाँ तक क्लियर? इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल में जिस पोजीशन पे था वैसे ही रहे, टच थोड़ी किया अपन ने। ठीक है, जिस पोजीशन पे था एज इट इज बना रहेगा, तो इस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। थोड़ा बहुत आपकी बुक में दे रखा है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, कुछ खास मुझे ज़्यादा लगता नहीं है इसमें ज़्यादा डिटेल। क्लियर यहाँ तक? चलो, अब बच्चों आगे की बात करते हैं कि चार्ज किसी भी बॉडी पे अपन कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर एक बार के लिए बोलूँ डेवलप करते हैं। वर्ड डेवलप वैसे गलत होगा क्योंकि चार्ज को हम बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया? एक तो सबने किया होगा, हाँ, बलून वाला। क्या? बलून पे सर घिसते हो, सर पे बलून घिसते हो। ठीक है, और फिर क्या करते हो, दीवार पे चिपका देते हैं, सबने किया है। सस्ता वाला बलून लाए होंगे, मैंने तो खूब किया है, कल लेके आना, देखो चिपकाएंगे। हाँ, चलो, ये एक होता है, और कोई तरीका चार्ज ट्रांसफर करने का? तो वो सारा एक ही कह रहे हो, एक्चुअली में वो फ्रिक्शन वाली बात कह रहे हो आप सब में। तो अपन समझे चार्ज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, टॉपिक वाइज शुरू करें अब। इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह लिखवाना है, छोड़ दो इस छोटे पार्ट को। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रोस्कोप से। अच्छा, एक चीज बता सकते हो, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास इतना डिफरेंस क्यों? जबकि चार्ज तो दोनों इक्वल लेके चलते हैं ना, मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास में मैं याद भी दिला देता हूँ। इलेक्ट्रॉन के मास में 10⁻³ होता है, और प्रोटॉन के मास में 10⁻27 होता है, यानी लगभग 10,000 गुना का अंतर, 10,000 टाइम्स। इतना डिफरेंस क्यों? वेलोसिटी है, वेरी गुड। नहीं सही है, रीजन सही बोल रहा है, वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी से मास का कैसे? क्या बताया था? ऐसा कुछ बताया था, आइंस्टाइन रिलेशन? एक्चुअली में वैसे गैलीलियन रिलेशन है, बट ठीक, आइंस्टाइन रिलेशन बोल देते, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो बच्चों किसी भी बॉडी का जो रेस्ट मास होता है,
रेस्ट मास वो एम नॉट है, ठीक है। और अपन ने एक थ्योरी पढ़ी थी कि मास किसी का भी जीरो नहीं हो सकता, एक्सेप्शन एक बॉडी के लिए कहा भी था। इसका जीरो होता है, किसका होता है रेस्ट मास जीरो? मैंने बताया था किसी का, फोटोन का रेस्ट मास जीरो माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मास जीरो किसी का पॉसिबल नहीं है, ठीक। दूसरी बात बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में देखो, अपन नॉर्मल लाइफ में बात करें अगर इस चीज़ को देखें, वेलोसिटी से इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्यों? ये 10⁸ है, ठीक है। और नॉर्मल लाइफ में आप कितनी वेलोसिटीज चल लोगे, 10 20 50 100 200, कोई फर्क पड़ेगा? ये क्वांटिटी ओवरऑल कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ इलेक्ट्रॉन की कितनी है? आप लोगों ने बोहर थ्योरी में फाइंड की थी, 10⁶मीटर पर सेकेंड ऑर्डर में आ रहा था, फाइंड किया था 2.18 इंटू 10⁶, है ना। एक्चुअली में देखो, इससे तो फर्क पड़ेगा इस पे। तो रियलिटी में मास का डिफरेंस इसकी वजह से आता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है, ठीक है। 10⁶मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से घूम रहा होता है, इसलिए इनके मास में डिफरेंस है, और कोई बात नहीं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलो, अब टॉपिक डाल के शुरू करते हैं। लिखो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है। ये तीन टाइप से कर सकते हैं अपन। पहला लिखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो आप सब जानते हो। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हाँ। तो फ्रिक्शन से कैसे चार्ज करते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल है, बलून वाला है, ग्लास रॉड को से क्लॉथ पे, और वो कागज चिपकाए होंगे बचपन में स्केल पे, है ना। ये फ्रिक्शन से चार्ज कैसे डेवलप होता है? लॉजिक डेवलप कैसे होता है? हुँ? मतलब इसका इलेक्ट्रॉन उसके पाले में गिर जाता है, ऐसा है? अगर ऐसा होता तब तो मैं सीधे सीधे बस टच करता तो भी चार्ज हो जाता, तो भी तो हो जाता, चार्ज का ट्रांसफर तो फिर भी हो सकता था। फिर और कोई रास्ता? दो सरफेस के रब होने से होता है, चलो ये बात तो अपन ने बोला ही, फ्रिक्शन से हो रहा है। रफ सरफेस होंगे तो होगा, सड़क पे जाके आज हाथ घिसो, एक रफ एक स्मूथ, बाहर कांच रखा है उस पे जाके हाथ घिसना, नहीं हो रहा उससे भी, कुछ तो रीजन होगा इसका। सोचो, मैं पहले आप लोगों को सोचना सिखाना चाहता हूँ, सोचो आराम से सोचो, गलती तो होगा, क्या टेंशन। हीट की वजह से, हाँ हीट की वजह से कैसे? और कोई सजेशन देना चाहता है? बोलो। हीट से होता है, चलो मान लिया, लेकिन हीट से कैसे? वेरी गुड। एक्चुअली बेटा, जब अपन किसी भी बॉडी, दो बॉडीज को रब करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। और हीट जनरेट होने के बाद बेटा, अगर बॉडी ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं हीट से, पता है ना, एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये बोहर थ्योरी में पढ़ा है आपने। तो एक बॉडी हीट से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देती है, दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसकी वजह से दोनों में चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो लिखना है इसके बारे में। व्हेन टू बॉडीज हैव relative velocity between them, two bodies have relative velocities between them, due to friction, due to friction they generate
heat, they generate heat, and one surface loses its electron due to heat energy, या ड्यू टू हीट लिख दो, ठीक है, आसान सी बात थी। दूसरा लिखते हैं, सेकंड पॉइंट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। उसके बाद बेटा याद करो, बोहर थ्योरी में आपने ये भी तो पढ़ा था, इतनी एनर्जी भी तो मिल सकती है जिसमें वो इनफाइनाइट स्टेट में चला जाए। इनफाइनाइट स्टेट मतलब एटम के फील्ड को छोड़ के निकल गया हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, अभी बात कर लेना, लास्ट में मुझसे पूछ लेना, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, वो फ्री पड़ा है। पूरी कहानी पूछ के मानोगे। बोहर का जो थर्ड पॉइंट था वो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू बोला था उसने, याद है। अब और अच्छे से याद दिला देता हूँ मैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो मैंने आप लोगों को इसको शायद अगर कभी पढ़ाया था, ये पढ़ाया कभी, मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो बेटा मैंने बताया था कि अगर इसको इस एग्जांपल से बताया था कि आपके घर में आपको पापा ने पैसे दिए 100 रुपये, क्या करोगे, घर से बाहर जाओगे, मस्त खा पी के वापस आओगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 8 बजे से पहले पहले आना है, पापा के घर आने से पहले वापस घर पे आना है ना। तो इनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, एनर्जी लिया, एक्साइटेड स्टेट में गए, लेकिन इनको 10⁻⁻⁸ में वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना पड़ता है, ये बात सही है, ठीक है। अगले दिन पापा ने 1000 रुपये दे दिए, फिर वही काम करोगे। 10,000 दिए तो भी सोच सकते हैं, चलो, तो ये 10,000 दिए मतलब और हायर एनर्जी लेवल में चला गया, मान लिया। लेकिन सडनली एक दिन पापा ने बोला कि ले काम कर, 10 लाख रुपए रख, क्या करोगे, चलो गोवा, ठीक है। तो इनके साथ भी यही होगा, इतनी एनर्जी मिल गई अगर कि ये चले जाए इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट बोले तो क्या फिजिक्स में इनफाइनाइट मतलब क्या, फील्ड से बाहर, ठीक है। तो ये इसके बाहर चला गया, अब ये भूल जाएगा 10⁻⁸ वाला कोई रूल था। तो यहाँ से जैसे ही बाहर निकल गया, अब वो वापस नहीं आने, समझ गए। तो इसके लिए जरूरी है कि एक सरफेस ऐसा हो जो थोड़े से एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, इसलिए सड़क पे जाके चार्ज डेवलप नहीं हो रहा था, ठीक है। समझ गए इस चीज को, एक सरफेस हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो कम से कम हीट में भी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता हो। क्लियर हुआ, पक्का। अब लिखो चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे चार्ज कर सकते हैं, के लिए जरूरी है हमारे पास पहले से एक चार्ज बॉडी का प्रेजेंट। अगर एक चार्ज बॉडी रहेगी तो ही हम कंडक्शन से चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक बॉडी थी मेरे पास, इस बॉडी में चार्ज था सारा पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके बगल में एक दूसरी बॉडी रखी थी, इस पर कोई चार्ज नहीं था, दोनों कंडक्टर्स। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले, ठीक है। जब दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए तो क्या होगा, कुछ चार्ज इस बॉल पे भी ट्रांसफर हो जाएगी, थोड़ी बहुत चार्ज ट्रांसफर हो जाएगी। देन आफ्टर जैसे ही चार्ज ट्रांसफर हो गया, मैंने क्या किया, दोनों को अलग कर दिया, और फाइनली अब इसमें भी चार्ज कम हो गया और इसमें थोड़ा सा चार्ज डेवलप हो गया। क्लियर हुई ये बात, ये होती है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, सिंपल था इसमें। हाँ बिल्कुल, कंडक्टर होगा तभी तो कंडक्शन कर सकते हो, हाँ, नोट करो।
मतलब इसमें कुछ बना, मतलब डायग्राम बना लो कुछ खास लिखने की। एंड बेटा कैपेसिटर इंडक्शन होता है, और उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें, इसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक है, डन। अब इंडक्शन की बात करें, चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड लिखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, समझ में आए तो ही हाँ बोलना, मेरा मन रखने के लिए हाँ मत बोलना, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेटा इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं एक सरफेस है मेरे पास पहले से पॉजिटिवली चार्ज, मैं इसके बगल में एक दूसरा सरफेस लाया हूं जिसमें पहले तो कोई चार्ज नहीं था, मतलब मान लो कि पहले ये दूर रखे मैं, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। दोनों सरफेस को हम पास लेकर आए, टच नहीं किया, पास लेकर आए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इस सरफेस के जब ये पास में आ गया तो क्या होगा, इसके अंदर भी तो एटम्स होंगे, ऐसा तो कोई सरफेस बना नहीं सकते दुनिया में जिसमें एटम्स ना हो, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके अंदर रखे हुए पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इससे चला जाएगा। बोले ये बात क्लियर हुई, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे ही रखे हुए हैं पास में, और हमने इसके दूसरे पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को अर्थिंग कर दी। अर्थिंग मतलब, देखो अर्थ को आप अज्यूम करना एज अ भूखा, ठीक है, इसको कोई भी चार्ज दे दो ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, कोई भी चार्ज दे दो ये एक्सेप्ट कर लेता है। मीनिंग मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते, ठीक है, और यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये उससे इलेक्ट्रॉन्स मांग लेगा। क्लियर, समझ में आई बात। पॉजिटिव चार्ज का कैसे कंडक्टर में ट्रांसफर करवाओगे, एटम थोड़ी जा सकता है, एटम जाएगा कभी पूरा, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे ये वापस मांग लेगा। बोलो क्लियर, ठीक है। उसके बाद अब इस पे क्या चार्ज बचे, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इस पे अब ये नेगेटिव चार्ज पूरा स्प्रेड हो जाए, पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, नेगेटिव चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो क्या हमने पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लिया, क्लियर। अच्छा, कंडक्शन वाले में अगर एक मिनट रुक जाओ, कंडक्शन वाले में एक छोटा सा पॉइंट लिख ले बच्चों, अगर उसमें इक्वल चार्ज, कभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल चार्ज ट्रांसमिट हो कंडक्शन में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। इक्वल चार्ज सिर्फ और सिर्फ तब ट्रांसमिट होगा जब दोनों बॉल्स या दोनों सरफेसेस आइडेंटिकल, ठीक है, तो इसमें लिख लो इक्वल चार्ज only distributed, equal charge only distributed when both bodies are identical, मतलब सेम मटेरियल के होने चाहिए, साइज सेम, रेडियस, ठीक है, ऐसा होना। चलो तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं, आसान आसान से। इंडक्शन लिख लो, देखो पहले दो बॉडीज थी, एक में पॉजिटिव चार्ज पहले से था, दूसरा न्यूट्रल, इसको हम इसके पास में लेकर आए,
कैसे पास में लेके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा। तो इसके अंदर रखे हुए एटम में जैसे मान लो कि ओ रखा हुआ था, ऑक्सीजन रखा हुआ था, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, वैसे कोई भी हो सकता है। तो ये ओ स्प्लिट हो जाएगा, इस तरफ आ जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस तरफ आ जाएगा O+। पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, इधर क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को कर दी अर्थिंग, ठीक है। और अर्थिंग कर दी मतलब अब ये क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। इसने अर्थ से इलेक्ट्रॉन मांगे तो ये क्या बन गया, वापस से ऑक्सीजन, न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पर तो बन गया न्यूट्रल एटम्स। और उसके बाद मैंने अर्थिंग बंद की और इसको अलग से रख दिया। अब इस पर सिर्फ क्या बचा, इलेक्ट्रॉन। या अपोजिट भी कर सकते थे, इसमें नेगेटिव रख लेते तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता। फाइनल फाइनल तो बना। जब पॉजिटिव चार्ज चला गया उसके बाद क्या बनेगा, और इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो सब जगह। अब ये चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा ना हर तरफ। डन। छाप लिया। चलो क्वेश्चन लिखते हैं एक छोटा सा। अ ग्लास रॉड a glass rod rubbed with a silk cloth rubbed with a silk cloth a glass rod is rubbed with a silk cloth. The glass rod acquires a charge of 'The glass rod acquires a charge of 19.2 into 10 to the power minus 19 coulomb into 10 to the power minus 19 coulomb. तो फर्स्ट फाइंड करना है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय ग्लास। ए पार्ट लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ग्लास। बी पार्ट, charge acquired by the silk. Charge acquired by the silk. की पार्ट लिखो, मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर कितना मास ट्रांसफर हुआ है, और आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। चलो 3 सेकंड दिए। तीन बोलते मैं स्टार्ट कर दूं। चलो 3, आ जाओ। अच्छा ये बताओ, टोटल मास ट्रांसफर किसकी वजह से हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। और टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ है, Q इज इक्वल टू कितना, 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्या n नंबर ऑफ चार्जेस ने मिलके ही टोटल चार्ज बनाया होगा। तो Q इज इक्वल टू, क्या n इंटू क्यू लिख सकते हैं अपन? और क्या आप n फाइंड कर सकते हैं? कैसे? n इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई स्मॉल q, पुट ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर एंड एंजॉय। करो फटाफट। क्या कितना? अच्छा, ये n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आ सकती है? याद रखना, n वैसे फ्रैक्शन में नहीं आता, बाकी अभी बताऊंगा। अभी टॉपिक है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? अच्छा, चार्ज अक्वायर बाय द, क्या पूछा था, सिल्क। कितना चार्ज अक्वायर किया होगा उसने? जितना पॉजिटिव ग्लास रॉड ने किया उतना ही नेगेटिव सेकंड ने किया होगा। ठीक है, तो मतलब कि -19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और पार्ट सी, बस आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास पता है, कर दो। ठीक है, पार्ट सी कर दो यहाँ पर। n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा टोटल मास ट्रांसफर, यही होगा। तो ये बताओ n कितना है, 12, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, आप 108 इंटू 10⁻31 लिखो, या फिर 10.8 इंटू 10⁻। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक आसान सा क्वेश्चन और लिखो। इसके लिए मैं डायग्राम बनवा देता हूँ आपको। ये तीनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं, 100% आइडेंटिकल। इस पे चार्ज है प्लस का 3 मिलीकुलम, प्लस का 3 मिलीकुलम, माइनस का 6 मिलीकुलम। ठीक है, इसके बाद देखो अपन ने क्या किया। अभी ये सफिशिएंट डिस्टेंस पे रखे हुए थे। सबसे पहले अपन ने ए और सी को टच किया, ठीक, और उसके बाद वापस सेम पोजीशन पे रख दिया। ठीक, और फर्स्ट स्टेप, तो पहले फर्स्ट स्टेप सॉल्व करो कि मैंने ए और सी को टच किया, देन फाइनली इन पे कितना चार्ज होगा। अपन ने ए और सी को यहाँ पर रख के कॉन्टेक्ट में लेकर आए, क्या होगा। हाँ तो करो, डिवाइड कैसे। अगर आइडेंटिकल होंगे तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैंने कहा है। मैंने ये भी कहा आपको 100% आइडेंटिकल है। फर्स्ट क्या कह रही है अपन से कि ए और सी को अपन ने कॉन्टेक्ट में लेकर आए। ठीक है बेटा, इसके देखो चार्ज कभी भी जोड़ना हो ना, जैसे अलजेब्रा में सम करते हो ना, वैसे इसमें भी करना। तो प्लस का 3 माइनस का 6 कितना है सॉल्व करके, -3।
लेकिन अब ये -3 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और सी में। तो अब ए और सी दोनों पे कितना चार्ज बचेगा? -3/2 मिलीकुलम, और इसमें भी -3/2 मिलीकुलम। बोलो इस बात से कोई टेंशन? इजी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया अपन ने, इतना कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट इसने क्या किया, बी और सी को कांटेक्ट में लेकर आया वापस। इसके बाद, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप, बी और सी को कांटेक्ट में लेकर आए। अब बताओ कितना चार्ज है, करो सॉल्व। अब अपन ने नेक्स्ट बी और सी को वापस टच किया, सेम प्लेस पे रख दिया। हाँ ये वाला सी, नेक्स्ट स्टेप बोल रहा हूँ ना। +3/4 दोनों पे, सबको आया। जैसा कि लग रहा है कुछ बच्चे मन को रखने के लिए का। तो पहले दिन ही निपटाना चाहते हो मुझे? बेटा, गांधी जी ने कहा था पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जानते हो ये चीज? वैसे फिजिक्स से घृणा ठीक है, फिजिक्स वाले टीचर से तो मत करो। नया साल नए नाम रखने की जरूरत। चलें आगे। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, हमने कांटेक्ट में लेकर आए बी को और सी को। बी के पास कितना चार्ज था, +3 मिलीकुलम, और सी के पास -3/2 मिलीकुलम। ठीक, इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए, ओवरऑल कितना बचेगा? वही अलजेब्रा सॉल्व करना है। 3 - 3/2 एलसीएम लेना आता है, 4 ले लेंगे एलसीएम, फाइनली बचेगा 3/2 प्लस का, और इसको दोनों में इवनली डिवाइड होगा, तो दोनों में इवनली डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, बी एंड सी, और प्लस का 3/4 मिलीकुलम, और माइनस का 3/4। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद इसने नेक्स्ट चीज पूछी है कि सबको वापस अपनी जगह पर रिप्लेस कर दिया अपन ने। हाँ, हाँ सॉरी, प्लस ही होगा, प्लस का 3/4 मिलीकुलम, सबको उनकी जगह पर वापस रख दिया अपन ने जहाँ से उठाया था। तो अब ये बताओ इन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा? सबको एज इट इज ए बी सी को उनकी जगह पर रख दिया। इस फिजिकल एक्टिविटी को करने के बाद आराम आराम से, आराम से, आराम से, लड़ाई नहीं। फाइनल चार्ज में यहाँ पर लिखने वाला हूँ, फाइनली कितना कितना हो गया सब पे। ए पे फाइनल चार्ज कितना बचा, -3/2 मिलीकुलम, बी पे +3/4 मिलीकुलम, और +3/4 मिलीकुलम। अब बताओ क्या क्या होगा। देखो इन दोनों के बीच में अपोजिट नेचर का चार्ज है, अट्रैक्शन, मतलब ए और बी के बीच में अट्रैक्शन, बी और सी के बीच में, और अगर मैं बात करूं ए और सी के बीच में, अट्रैक्शन। ठीक है, क्या हो गया? अगर तीनों को साथ में एक साथ तीनों टच करते तब तो, तीनों को साथ में एक साथ टच करते तब तो होता। साथ में कहाँ टच किया मैंने? अगर तीनों को ए बी सी को एक साथ रख देते तो
फोर्स तो लगेगा ही ना। आपने अगर फंडामेंटल फोर्सेस 11th क्लास में देखी थी तो उसमें 4 फोर्सेस आते हैं, इनफाइनाइट रेंज होती है इनकी। ठीक है, फोर्स तो लगेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, वो बात सही है। क्लियर यहाँ तक? कोई आपत्ति? आप लोग, और अच्छा क्वेश्चन। अब एक छोटा सा टॉपिक डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें पॉइंट वाइज लिखते जाना। पहला पॉइंट लिखो, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, ये चीज मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि ओवरऑल सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर आप ध्यान दो, पहले चार्ज कितना था इनका, अगर सबको एक साथ ले आते तो, और बाद में फाइनल स्टेट में भी सबको एक साथ ले आए तो, यानी बाहर से कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है जब तक हमने दिया नहीं है, तो चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहने वाला है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? ये चीज मैंने वैसे बताई थी, यूनिवर्स का चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। ठीक है, चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते। मास से कन्वर्ट हुआ बेटा, अगर तुम इतनी डिटेल जानना चाहते हो तो लास्ट क्लास याद करो, ग्रेविटेशन, जब मैंने बताया था 13.6 बिलियन ईयर्स तक कैसे ट्रांसफर हुआ था बिग बैंग के बाद। क्या बेटा, वो मास पार्टिकल से कन्वर्जन हुआ था। अब अगर और ज्यादा जानोगे, एक बात बताओ, न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? आप अभी तक जानते हो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हकीकत है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ऐसे करते करते 127 पार्टिकल हैं। ठीक है, और वहां पर कन्वर्जन होता है प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन। चार्ज आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। पॉजिट्रॉन्स भी होते हैं, एंटी मैटर पार्टिकल जिन्हें बोलते हैं। अब पहले कैसे बना, तो अब तुम अगर अगला क्वेश्चन ये लेकर आ जाओ, सर यूनिवर्स कैसे बनी, फिर यहाँ पर जाके साइंस फेल हो जाती है। यूनिवर्स फाइनली किसी ने बनाई होगी, अगर दिमाग में लाओगे तो किसने बनाई, कैसे बनी? अगर यूनिवर्स कहीं पर है तो वो कहाँ पर है, और अगर कहीं पर है, किसी जगह पर है, आपने बोला यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है, जहाँ पर खत्म होती होगी उसके बाद क्या है? बहुत सी चीजें ऐसी है बेटा जिनका फाइनल जवाब नहीं होता है। क्लियर? कभी सोचना बैठ के आराम से रात को जब सो रहे हो ना, तब सोचना कि जहाँ यूनिवर्स खत्म होता है उसके बाद क्या होता है, फिर शुरुआत होगी, फिर मजा आएगा। और अगर कुछ होता है, उस कुछ के बाद वो कहाँ खत्म होता है? हाँ तो बना दो, कौन देखने वाला है? अरे ऐसे खूब सारी थ्योरी चलती है, बताया तो, फिजिक्स में खूब थ्योरी चलती है, नोबेल प्राइज मिलेगा। थॉमसन को नहीं मिला, बताओ, सबको बेवकूफ बना के गया और सबने मान लिया। डी ब्रोगली, 11 साल, 6 साल और 6 मिनट, उसकी थ्योरी पकड़ी 11 साल की प्लैंक की, और 6 साल की थ्योरी आइंस्टाइन की पकड़ी, 6 मिनट में खुद का फॉर्मूला बनाया, साइंटिस्ट। याद है ना, एच सी बाई लैमडा उसको ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बराबर कर दिया था, बन गए साइंटिस्ट। ऐसे बनते साइंटिस्ट। ठीक है, थॉमसन ने भी क्या किया, गोल्ड फॉइल का एक फेलियर क्या था, कि नेगेटिव चार्ज, यही तो पढ़ा था आपने उसके फेलियर में, कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से गिर के इसमें आके गिर जाते हैं। थॉमसन ने बोला अच्छा, मेरी थ्योरी फेल करके दिखाओ, इस पॉजिटिव चार्ज को जूम करके बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर ये दिखा दिया गिरे हुए इलेक्ट्रॉन, यही तो है, इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, और अंदर क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ, यही बोला था। किसने चमकाई, इसकी थ्योरी चमकाई थी उसने। ठीक है, ऐसे भी बनते हैं साइंटिस्ट। चलो, तो पहला क्या लिखा आप लोगों ने, चार्जिंग बाय, सॉरी, चार्ज इज कंजर्व। इसके बारे में बताऊं और डिटेल, या रहने दो? यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व्ड है, ये चीज बताऊं और देख लो और?
जैसे कि दो बॉडीज अगर अपन साथ में कांटेक्ट में लेके आए, आप कुछ भी कर लो, ओवरऑल चार्ज कभी चेंज, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि मैंने फ्रिक्शन की बात की थी, फ्रिक्शन में दोनों के अंदर चार्ज डेवलप हुआ था, लेकिन ओवरऑल चार्ज अगर पहले वो न्यूट्रल थे तो बाद में भी ओवरऑल चार्ज कितना रहने वाला है, मतलब एक बॉडी पे प्लस क्यू गया है तो दूसरे पे डेफिनेटली माइनस क्यू जाएगा, ठीक है। तो चार्ज कंजर्व रहने वाला, ठीक। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, अरे वेरिएंस स्टैटिक्स में नहीं पढ़ा क्या, वही वेरिएंस, गुड गर्ल। वेरिएंस वेरी नहीं करेगा चार्ज, अभी समझो कैसे। अच्छा देखो, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का मास में डिफरेंस क्यों है, तो आप सबने बोला वेलोसिटी, समझाया भी मैंने कैसे। तो क्या अगर मैं किसी पार्टिकल को वेलोसिटी दूंगा तो क्या उसका चार्ज भी चेंज हो जाएगा? चार्ज चेंज नहीं हो, ठीक है। अगर वो मान लो पहले अगर एक क्यू चार्ज लेकर चल रहा है, चाहे वो किसी भी वेलोसिटी से चले, फाइनल चार्ज उसका क्यू ही रहने वाला है। तो यानी कि ये क्या होता है, वेरिएंस नहीं दिखाता, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो लिख लो, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट, चार्ज ऑन अ बॉडी is independent of its velocity, independent of its velocity, but mass is variable। ये मैं साथ के साथ बता देता हूँ कि मास वेरिएबल होता है। वैसे मास के साथ और भी चीज़ें वेरिएबल होती है क्या क्या, वेलोसिटी के हिसाब से। सर आप तो सब मूवी वगैरह देखते हो कि तो ऐसी मूवी भी बनती है। टाइम, हाँ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, टाइम, टाइम वेरिएबल बताया गया उसमें। और हाँ, वेलोसिटी चेंज हो गई ना ऑटोमेटिक, मास चेंज हो रहा है तो मोमेंटम ऑटोमेटिक चेंज, ठीक है। हाँ हाँ, एक्चुअली में उसमें मास चेंज में एनर्जी रिलेशन बताया हुआ, तो आइंस्टाइन का रिलेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वो भी अपना चैप्टर है, वो पढ़ेंगे। और चलो, मेन तो फैक्टर आप टाइम, और एक और अच्छी चीज़ है स्पेस, यहाँ पर जाके दिमाग काम करना बंद कर दे। तो स्पेस भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल। स्पेस एक्चुअली में क्वांटिटी होती है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पेस टाइम कर्व आता है ना उसमें, वो स्पेस टाइम जानबूझ के बोलते हैं, स्पेस इज ऑल्सो वेरिएबल। और मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था, इसी से एक कंसेप्ट निकल के आता है ब्लैक होल का, जो हमें आज देखने को मिलता है। दूसरा, डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा चक्री घुमाते हुए, वो रियल में एग्जिस्ट कर सकता है, उसे वार्म होल बोलते हैं। स्पेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए एक लूप बनाया जा सकता है, बिल्कुल आपने एक स्पेस से दूसरी जगह ट्रैवल कर लिया वार्म होल के थ्रू। वो जो चक्री घुमाता है ना, वो चक्री दो स्पेस को एक जगह पर ज्वाइन करती है, दो स्पेस को एक जगह ज्वाइन करती है जिसे वार्म होल, ठीक है। यार वो रियल में ऐसे अपन बना नहीं सकते, जैसे अपन फ्यूचर में रियल में नहीं जा सकते, पता है हम कैसे जा सकते हैं, लेकिन हम वैसी मशीन नहीं बना सकते जो लाइट की वेलोसिटी से चल सके, ठीक है। तो वैसे ही बॉम होल का भी कंसेप्ट, ठीक है, रियल में नहीं बना सकते। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट। कल आगे एक और बेंच। चार्ज प्रोड्यूसेस, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, यहाँ पर एक पॉइंट, मतलब इसी में लिख लो, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस। अच्छा फील्ड जानते हो ना सब क्या होता है, फील्ड बोले तो, फील्ड बोले तो एक्चुअली में फोर्स, बताया था मैंने, फील्ड मतलब फोर्स, जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फील्ड बोलते हैं, ठीक है।
तो लिखो रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड and moving charge and rest charge produces electric field and moving charge produces electromagnetic field या फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है आप इसको ऐसे समझ लो, फिलहाल के लिए बता देता हूँ। जैसे बादल है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक कोई कालीन पे बैठा हुआ है, अलादीन की कालीन। तो इसमें बादल और इसके साथ कौन बैठा है, मिनियन। चलो बादल एंड मिनियन, ये दो बच्चे बैठे हुए थे। बादल के पास 5 कूलम चार्ज रखा हुआ है उसके हाथ में, ठीक है, और यहाँ पर बगल में खड़ा है बिजली, ठीक है, तो यहाँ बगल में खड़ा हुआ है और ये कालीन मूव कर रही है इधर की तरफ एक वेलोसिटी। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बादल के पास क्या रखा हुआ है, 5 कूलम चार्ज है, तो मिनियन को कौन सा फील्ड दिखाई दे रहा होगा उस चार्ज से? तो बादल तो मूव कर रहा है ना, तो अपन को क्या देखना है कि इसके रेस्पेक्ट में क्या मोशन है। तो अगर मिनियन के रेस्पेक्ट में मोशन नहीं है तो इसका मतलब इसको कौन सा फील्ड दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब सिंपल सा समझ लो कि जो मैग्नेट होता है ना वो मूविंग चार्ज की वजह, अभी के लिए इतना जान लो, फिर जब चैप्टर आएगा तब बात करेंगे, ठीक है। तो मूविंग चार्जेस की वजह से ही मैग्नेट बना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, बनाओगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ मूविंग चार्जेस की वजह से अगर आप उसे गर्म कर देते हो मैग्नेटिक करेक्टर खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने उसके चार्जेस की फ्लो की डायरेक्शन बदल दी, इसलिए उसका मैग्नेटिक करेक्टर खत्म हो जाता है। जोर से पटक दो खराब होने लग जाता है, उसका भी रीजन यही है। मैग्नेट को 2 पार्ट में तोड़ दो, आधा आधा हो जाएगा पावर्स के, उसका भी रीजन यही। ठीक है, ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में लिख लो द टोटल चार्ज इज द टोटल चार्ज is integral multiple the total charge is an integral multiple of fundamental unit of charge। ये एक्चुअली में अभी 2 मिनट पहले मैंने बता भी दिया था आपको, कैपिटल Q इज इक्वल टू एन क्यू, ठीक है, कैपिटल Q इज इक्वल टू एन। where Q is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb or N can be प्लस माइनस वन प्लस माइनस कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा जीरो इज इंटीजर और नॉट, इंटीजर रख सकते थे माइनस, वरना तो मैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख देता, लेकिन माइनस भी तो आ गया इसमें। अच्छा मतलब ऐसा पूरा लिखूं, n बिलोंग्स टू i माइनस, ऐसा? ठीक है, डन। नेक्स्ट
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट तो वैसे कोई खास नहीं है, एडिबिलिटी ऑफ चार्जेस। एडिबिलिटी ऑफ चार्ज मतलब सिंपल, इसमें अलजेब्रा की तरह मैंने बताया था ना, डायरेक्ट ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज हो तो प्लस, नेगेटिव चार्ज हो तो माइनस, डायरेक्ट अलजेब्रा की तरह प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एडिबिलिटी ऑफ चार्ज। फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज you can we can add we can add all charges algebraically according to their magnitude। मतलब वो जैसा भी प्लस का हो प्लस। स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर कैसे होगा, चार्ज की कोई डायरेक्शन है, 5 कूलम रखा है किधर। ठीक है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, उससे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। डन। चलो एक आध छोटे छोटे क्वेश्चंस और करवा देता हूँ। आज बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें चली है, बिल्कुल जीरो पे आज अपन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जनरली आपको 10th तक थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए था, ये फॉर्मूला भी 10th में आता है। ठीक है, और 12th कल से कूलम लॉ से मतलब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन लिखो। तो पकड़ा। बादल, बादल डन एन एक्सपेरिमेंट, बादल डन एन एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेटेड total charge on a body is 38.4 into 10 to the power minus 18 कूलम, यहाँ लिखा हुआ है। is his experiment correct or errorful, फाइंड करना है। एरर है, करके देखो। देखो इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शंस में आ जाती है मतलब एरर है, और फ्रैक्शन में नहीं आती मतलब कि कोई भी होल नंबर आता है, तो आप क्या बोलोगे, करेक्ट है। ठीक है, तो पहले n की वैल्यू फाइंड करो। 240, 240 या 240 कितना है। हल्के में ले रहा तुम, सही है। ठीक है, चलो एक और आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करके n की वैल्यू फाइंड करो, वो 240 आएगी। ठीक है, करके देखो। वन पॉइंट इससे +10 के साथ टाइम्स 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन। मिनियन हैज अ बॉक्स, मिनियन हैज अ बॉक्स, हैज अ बॉक्स, बॉट नहीं है, बॉक्स।
Minion has a box, bag, डब्बा, which has charge -1 coulomb. -1. How many electrons he? -1. How many electrons he? एक्चुअली में इस क्वेश्चन में हाउ मेनी मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मिनिमम कितना हो सकता है। रीजन ये कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पहले से पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट, क्योंकि हो सकता है कुछ एटम्स ऐसे रखे हो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी हो और पॉजिटिव चार्ज भी हो, तो ओवरऑल चार्ज तो वो क्रिएट नहीं करेगा बट इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है वो, तो मिनिमम। कुछ नहीं करना, अगेन एन की वैल्यू फाइंड करनी है तरीका। आंसर बता देता हूँ, चेक कर लो। 6.25 इंटू 10⁻18। ये नंबर याद भी रखना, 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10⁻। मैंने इलेक्ट्रॉन्स बोला था, -1 इलेक्ट्रॉन बोला है ना। चलो, अब इस चैप्टर का, अच्छा ये सॉल्व कर लिया, सबसे हो गया पक्का ना क्या? देखो कुछ नहीं, कैपिटल क्यू की वैल्यू गिवन है अपन को कितनी, -1 कूलम, और स्मॉल क्यू हमें पहले से पता है कितना होता है, 1.6 10⁻, यही होता है। एन फाइंड करना, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, मतलब -1, एक्चुअली माइनस तो सिर्फ मुझे चार्ज प्लस 1.6 10⁻। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/1.6 और प्लस का 19, और अगर आप लोग बुरा ना मानो तो 10⁻18 और एक 10 बाहर निकाल लो, ठीक है, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक और 10 आ जाएगा, काट लो इसको, 25 4 टाइम्स, और 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 6 है, आप लो। अब इस चैप्टर के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये सारा जो भी पढ़ा है सब इंट्रोडक्शन था, ठीक है, चैप्टर को पढ़ने से। अच्छा ये चैप्टर बहुत लेंदी भी और बहुत ज़्यादा
मार्क्स भी रखते हैं फ्रॉम योर बोर्ड। आपके बोर्ड कैसे मार्क्स? देखो कुलम्स लॉ, कुलम्स लॉ कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ग्रेविटेशन में क्या था ये बताओ, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल? एफ इज प्रोपोर्शनल टू, वहां पर क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मतलब कि Q1 टू Q2, ठीक है। और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अच्छा इसने एक और पॉइंट, फोर्स इज अलोंग, ग्रेविटेशन में बात नहीं बताई गई थी, ऐसा ही था। फोर्स हमेशा डायरेक्टेड कहाँ होता था, सेंटर से, मतलब जो सेंटर की लाइन ज्वाइन करती है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम फोर्स रहेगा। वे भी अवे हो सकता है, मेरी तरफ हो सकता है। ग्रेविटेशन में हमेशा बॉडीज की तरफ, वो सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स था, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आते हैं। लिख लो फोर्स ही था, चलिए दो। कर लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, फोर्स इज ऑलवेज along the line joining centers of both particle, line joining centers of both particle। अच्छा इसके बाद क्या करते थे अपन ग्रेविटेशन में, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, सबको साथ में लिख देते थे कांस्टेंट लगाकर, F इज इक्वल टू Q1 Q2/r², एक कांस्टेंट भी चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं। एक्चुअली में K नहीं था, रियल में K है ही नहीं, यहाँ पर रियल में ये था, F इज इक्वल टू 1/4πε नॉट, नहीं, Q1 Q2 अपॉन 1/4πε अपॉन r², ठीक है। इसके बीच कोई भी नॉट हमेशा, हाँ ये मीट, वहाँ पर अपन ने यही पढ़ा था ना कि मीट, है ये एप्सिलॉन को क्या कहते हैं,
बोला तो फिर मैं हल्क बन। अब पॉजिटिव कैसे आ जाएगा इसमें? परमिटिविटी, है इसे बोलते हैं परमिटिविटी, एप्सिलॉन को करेंगे बात मीडियम के बारे में सबके। परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट और वैक्यूम। हाँ, वैक्यूम बिल्कुल वैल्यू होती है। अब देखो सारी के एप्सिलॉन की तो अलग अलग होगी, डिपेंडेंट है, बट मैं एप्सिलॉन नॉट के लिए बता देता हूँ। डायरेक्ट के की वैल्यू बात करते हैं अपन। यहाँ पर के आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट बोले तो परमिटिविटी फॉर वैक्यूम और एयर। ठीक है, परमिटिविटी फॉर वैक्यूम एंड, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹। यूनिट बनाओ फटाफट, क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इट्स डायमेंशन? एक क्वेश्चन कंफर्म डायमेंशन का आता है आपके बोर्ड में, ध्यान रखना। ठीक है, और कहीं से पूछे इसके डायमेंशन निकालो फटाफट कितनी के की डायमेंशन। वैसे के की नहीं, वो पूछता था एप्सिलॉन की है। पहले के निकाल लो, फिर एप्सिलॉन की बात कर। आता है ना सबको डायमेंशन निकालना? नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो। मेरे अलावा सबको आता है? बना ली? कॉपी करो। सी को क्या? अच्छा, सी की डायमेंशन आप लोगों को नहीं पता? कोई बात नहीं, A × T। A × T, ए फॉर एम्पियर। और थोड़ी चेक करते हैं अभी। टी को A × T लिख, कूलम है ना। करंट वाला फॉर्मूला याद है? सी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। डायमेंशन कैसे बनाते? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सब 10 तो पढ़ के आए हो। तो डोनेशन दे के पास हुआ है 10। क्यू क्या हो गया? आई इंटू, और आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और टाइम की साल के लिए। ए फॉर एम्पियर। और एक एक थ्योरी नहीं दी, अपन एसआई सिस्टम 7 फंडा करंट को अलग अलग सिस्टम अडॉप्ट किए।
मैंने आप लोगों को बताया था आइंस्टाइन अपने लास्ट टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे कंबाइंड फील्ड, इसमें इंडियन साइंटिस्ट साथ बोस पढ़ा ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस इंडिया के साइंटिस्ट। तो लास्ट में वो एक काम कर रहे थे कंबाइंड फील्ड, अगर वो काम हो गया होता तो आपकी फर्स्ट बुक और उसका ग्रेविटेशन चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर होता, पूरा कंबाइंड फील्ड पे काम हो जाता तो पूरी खत्म थी। तो गलत टाइम पे चले गए। नहीं, फिर ये इजी था ना, एक ही चैप्टर पढ़ते, एक चैप्टर होता। अब ये चैप्टर क्या कम है, 15-17 लेक्चर। ट्वेल्थ के शुरू बहुत लेंदी, पहले 3 चैप्टर, उसके बाद चौथा चैप्टर थोड़ा छोटा है, पांचवा शुरू होता खत्म हो जाएगा, छठा चैप्टर मुश्किल से 1-2 क्लास, सातवां चैप्टर फिर बढ़ाएगा। मैं नाम बता देता हूँ ऐसे। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा आएगा आपका मैग्नेटिज्म, पांचवा आएगा मैग्नेटिज्म मैटर, छठा आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सातवां आएगा अल्टरनेटिंग करंट, आठवां आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये पूरी फर्स्ट बुक है। सेकंड बुक रे ऑप्टिक्स, देन फिर, हाँ वही, देन फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर एटम्स, फिर न्यूक्लियाई, फिर सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल, और वो जब आएगा तब फिर पास उठ जाएगा। लास्ट में जब न्यूक्लियस वाला चैप्टर पढ़ रहे होगा ना, तब फिर विश्वास उठ जाएगा फिजिक्स, तब आपको लगेगा कि नहीं यार, समझने से बेटर है कि अगर याद हो जाता। लास्ट में यही होगा, क्या बीटा पार्टिकल मेसॉन ऑन क्या करते रहते, हटाओ इन सबको, तो लास्ट में फिर ये खत्म करो, क्वेश्चंस याद करो, ठीक है। तो सबने डायमेंशन निकाल लिया, आई होप। मैं भी सॉल्व करूं, फोर्स के डायमेंशन याद है या फिर निकालूं? निकालूं, यूनिट तो याद है, फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास बोले तो केजी, एक्सेलरेशन बोले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले फोर्स की डायमेंशन क्या बनेगी, मास की पावर 1, मीटर बोले तो डिस्टेंस, लेंथ की पावर 1, और टाइम की पावर, चाहे फोर्स की डायमेंशन बने, तो यहाँ पर पुट कर दो। क्या क्या यूनिट है मेरे पास, न्यूटन, m1 l1 t-2, तभी भी जस्ट निकाला हमने। दूसरा मीटर स्क्वायर बोले तो लेंथ, लेंथ की पावर 2, और डिवाइड में क्या है, कूलम का स्क्वायर, कूलम के लिए अभी भी पता है मैंने क्या होता है, a इंटू टी, उसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। सॉल्व कर दो, क्या बनेगा, m1 l -4 a माइनस, इसके डायमेंशन, ठीक है। और अगर परमिटिविटी की डायमेंशन पूछा है तो कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल कर दो, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, रेसिप्रोकल ही तो है इसका, ठीक है भाई, रेसिप्रोकल। क्या बनेगा परमिटिविटी के लिए, एप्सिलॉन की डायमेंशन एल माइनस, बेटा मैं बता दूंगा, पता ना क्यों मिनियन ने, तो उसके तो पढ़ते हो किसी, तो मैं बार बार यही समझाता हूँ, ये हर बार यही करता है, सारे क्वेश्चन सही करके बाद में काट पीट के फिर बाद में बताता है, हाँ सर ये तो मेरा, क्यों करते हो ऐसा। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक लिख लो, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, पसंदीदा टॉपिक्स में, ठीक है, बारे में नेक्स्ट क्लास। अब कुछ पूछना है तो पूछो, जो भी डाउट्स हैं जो फटाफट पूछो।